Good morning, students. Let us start the second chapter of physical chemistry, that is solution of 12th level. सॉल्यूशन चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रकार। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट is equal to solution, the most basic concept of solution. पहले सॉल्यूशन को हम लोग एक दो तरीके से समझेंगे। पहला तरीका हम लोग स्टार्ट किए हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब यहाँ अगर हम सॉल्यूट को A रिप्रेजेंट कर दें, सॉल्वेंट को B रिप्रेजेंट कर दें, तो हम कह सकते हैं कि ये A और B का सॉल्यूशन है। यहाँ पर A जो है वो सॉल्यूट है, इसका एक दूसरा नाम डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल भी कहलाता है, और सॉल्वेंट को हम डिस्पर्सन फेज पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन फेज एक जनरल टर्म है जो सिर्फ सॉल्यूशन के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी मिक्सचर के लिए हम यूज कर पाते हैं। अब यहां एक और बात समझ लें। If there is one solute तो बताइए, सॉल्यूट एक है, सॉल्वेंट तो एक होगा ही, तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? बाइनरी सॉल्यूशन। बाई मीन्स टू, नैरी मीन्स मीडियम, मतलब दो मीडियम के मिलने से बना है यह सॉल्यूशन। इफ देयर इज टू सॉल्यूट्स तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनरी सॉल्यूशन। If more than one solute, मतलब सॉल्यूट अगर एक से ज्यादा हुआ, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितना भी हो, तो वैसी स्थिति में सॉल्यूशन को हम सीधे पॉलिनरी सॉल्यूशन कह सकते हैं। क्लियर है इतना? बाइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन एंड पॉलिनरी सॉल्यूशन, मतलब ट्राइनरी सॉल्यूशन भी एक तरह का पॉलिनरी सॉल्यूशन हुआ। तो इस कंसेप्ट को समझने के बाद अब हम लोग एक बात याद रखेंगे कि यहां जो चैप्टर सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें जितनी बार भी सॉल्यूशन टर्म यूज किया जाएगा उसका स्ट्रिक्टली मीनिंग होगा बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब हम लोग सारा चीज डिस्कस करने जा रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन पर। यहां कोई भी ट्राइनरी या पॉलिनरी सॉल्यूशन नहीं लिया जाएगा, और अगर लेते हैं तो वहां पर कैटेगरीली इस बात को मेंशन करेंगे। ठीक है? अब एक और तरीके से हम सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में 11th फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़े थे कि मैटर, क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल्स की बात करते हैं, और केमिकल्स चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसियस हो, ऑल आर मैटर। तो मैटर को दो पार्ट में बांटा गया था, प्योर एंड इम्प्योर। जहां पर प्योर के लिए हम लोग एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स की बात किए थे, और एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एंड इम्प्योर मिक्सचर, इम्प्योर जो मैटर होता है, सब्सटेंस होता है, उसको हम दूसरे शब्दों में मिक्सचर भी कहते हैं। और ये मिक्सचर भी दो टाइप का होता है, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस।
जो होमोजीनस मिक्सचर होता है उसी को सॉल्यूशन कहा जाता है। और हेट्रोजीनस मिक्सचर जो है उसमें भी दो कैटेगरीज हैं, कोलाइड एंड सस्पेंशन। तो इतनी बात हम लोग 11th में पढ़े थे। तो अगर हम यहां पर बात करें सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन, तो यहां पर जो रेडियस ऑफ द पार्टिकल साइज होता है, पार्टिकल साइज मीन्स रेडियस ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल साइज, if it lies from 1 nanometer to 1000 nanometer, मतलब रेडियस should be less than or equal to 1000 nanometer and it should be greater than or equal to 1 nanometer। अगर ये रेंज है तो दिस इज कॉल्ड कोलाइडल रेंज। अगर रेडियस साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा हो जाए तो ऐसा होने पर यह डेफिनेटली होमोजीनस हो जाएगा और यही सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज होता है। यहां पर रेडियस जो है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है सस्पेंशन के केस में, और इतना ही नहीं, ये दोनों ही हेट्रोजीनस होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सॉल्यूशन तो अभी हम लोग 12th चैप्टर में पढ़ रहे हैं। 12th क्लास में ही एक और चैप्टर आगे आप पढ़ेंगे, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री, और उस सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइड्स के बारे में फुल लेंथ में, फुल डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाएगा। सस्पेंशन की जहाँ तक हम बात करें उसमें कोई खास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए सस्पेंशन की अहमियत भी उतनी नहीं है, उसको अलग से पढ़ने की जरूरत होती नहीं है। तो ये था एक ब्रीफ आइडिया सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन on the basis of physical state of solute and solvent। मतलब सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसियस हो सकता है, और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसियस हो सकता है। तो अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो यहां पर ले लेते हैं सॉल्यूट, यहां पर सॉल्वेंट, यहां सॉल्यूशन, और यहां पर एग्जाम्पल। अगर अब देखिए, यहां पर हम लोग अलग अलग फिजिकल स्टेट लेने जा रहे हैं। एक खास बात बता दूं, solvent is that component of a solution which
अल्टीमेटली डिसाइड्स द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट कुछ भी हो, सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होगा वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का ऑलवेज होगा, क्योंकि सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट के कंपैरिजन में काफी लार्ज अमाउंट में मौजूद होता है। तो ऑब्वियस है कि अगर वो लिक्विड है तो सॉल्यूशन को लिक्विड होना ही होगा, अगर वो गैसियस है तो सॉल्यूशन भी गैसियस होगा। तो इस बेसिस पर इसको 9 टाइप्स में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्यूशन भी सॉलिड हो तो इन दोनों को मिक्स करने से जो सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट सॉलिड है, तो सॉल्यूशन जो होगा वो डेफिनेटली क्या बनेगा, सॉलिड ही बनेगा। तो ऐसी स्थिति में एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के साथ मिलकर जो सॉल्यूशन बना रहा है, इसके एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं? जैसे एलॉय। एलॉय मतलब दो सॉलिड मेटल्स को आपस में डिफ्यूज करा दिया जाता है एंड दे होमोजीनियसली डिफ्यूज टू ईच अदर एंड दे मेक अ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट लिक्विड हो, गैस हो, लेकिन हम सॉल्वेंट को सॉलिड ही रखेंगे तो तीनों कंडीशन में हमें हर बार सॉल्यूशन जो मिलेगा वो सॉलिड ही मिलेगा। अब देखिए यहां पर सॉल्यूट हो गया लिक्विड, सॉल्वेंट है सॉलिड, मतलब लार्ज अमाउंट में सॉलिड लिया गया और स्मॉल अमाउंट में लिक्विड लिया गया। जैसे अगर हम मान लीजिए कॉपर लार्ज अमाउंट में ले लें और स्मॉल अमाउंट में मरकरी उसमें डिफ्यूज करा दें होमोजीनियसली, तो वो क्या बनेगा? कॉपर अमलगम। अगर सोडियम को मरकरी के साथ मिक्स कर दें तो सोडियम अमलगम बनेगा। तो इस तरह से अगर हम ये तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल हुआ, पर अगर हम कॉपर वर्ड को यहां से डिलीट कर दें तो सिर्फ अमलगम रह गया। एंड अमलगम इज द एलॉय ऑफ एनी मेटल विथ मरकरी, एंड मरकरी एट रूम टेम्परेचर इट इज लिक्विड, so and mercury is being taken in a small amount, so any amalgam will be the example of this category. Next, if we take gas as a solute, means solute जो हमारा है वो gaseous medium में है और solvent जो है solid medium में। इसका मतलब solid large amount में है और gas जो है वो small amount में है। तो इसका एग्जाम्पल के रूप में आपको याद होगा कि 11th में हाइड्रोजन कंपाउंड में आपने पढ़ा था कि ऑल्दो निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम दे एडजॉर्ब हाइड्रोजन, बट पैलेडियम इज द बेस्ट एडजॉर्बेंट ऑफ हाइड्रोजन, और पैलेडियम की क्षमता हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करके एडजॉर्ब करने या ऑक्लूड करने की इतनी ज़्यादा है कि पैलेडियम रॉड्स आर यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन। इसलिए हाइड्रोजन जब भी एडजॉर्ब होता है पैलेडियम में, ये होमोजीनियसली स्प्रेड कर जाता है एंड इट मेक्स अ सॉल्यूशन ऑफ अ गैसियस सॉल्यूट इनटू अ सॉलिड सॉल्वेंट। तो ये 3 टाइप तो हो गए सॉलिड सॉल्यूशन के। अब इसी प्रकार फिर से हम सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड और गैस लेंगे, लेकिन सॉल्वेंट इस बार हर बार लिक्विड रखेंगे। अब देखिए सॉल्वेंट लिक्विड मतलब एक गिलास पानी ले लिया, सॉल्यूट उसमें सॉलिड 1 चम्मच चीनी डालिए,
या 1 चम्मच नमक डालिए या ऐसा कोई भी चीज़ डालिए उसमें सॉलिड सब्सटेंस जो कि इजीली वाटर में डिजॉल्व होता है। इसका मतलब शुगर प्लस वाटर का अगर हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो वो इस कैटेगरी में आएगा। कोई भी सॉल्ट जो डिजॉल्व होता है वाटर में वो इस कैटेगरी में आएगा। अच्छा, सॉल्यूशन जो बनेगा वो ऑलवेज लिक्विड बनेगा क्योंकि सॉल्वेंट लिक्विड है। तो यहां पर लिख सकते हैं शुगर प्लस H2O, सॉल्ट प्लस H2O, इतना ही नहीं, सिर्फ H2O ही लिक्विड सॉल्वेंट के रूप में नहीं लेंगे, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी ले सकते हैं जैसे क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, और उसमें कोई भी सॉलिड ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिजॉल्व करें जो अच्छे से उसमें डिजॉल्व होता हो, तो वो सब इस कैटेगरी में आएंगे। सिमिलरली लिक्विड इनटू लिक्विड, कोई भी 2 लिक्विड जो मिसेबल लिक्विड्स हैं तो इसको हम लिख सकते हैं mixture of any 2 miscible liquid, mixture of any 2 miscible liquid, मतलब ऐसा कोई भी 2 लिक्विड को मिक्स किया जाए जो आसानी से मिक्स होने की टेंडेंसी पोजेस करते हैं, इसको हम लिक्विड इनटू लिक्विड का सॉल्यूशन कह सकते हैं। सिमिलरली गैस इनटू लिक्विड, एवरी गैस has a tendency to dissolve in any liquid, whether in a lesser amount or in a greater amount. अगर उस लिक्विड की एफिनिटी उस गैस के प्रति ज़्यादा है तो बहुत लार्ज अमाउंट में गैस को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है, और अगर गैस के प्रति लिक्विड की एफिनिटी कम है तो गैस कम डिजॉल्व होगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि किसी भी लिक्विड में कोई भी गैस मोर और लेस डिजॉल्व जरूर होता है। इसका मतलब एरेटेड वाटर, ये टर्म केमिस्ट्री का है, इस टर्म से आप उतना ज़्यादा वाकिफ नहीं हैं, लेकिन इस टर्म को समझ लीजिए तो शायद आपको कुछ याद आ जाए। एरेटेड वाटर का अर्थ होता है, लिटरल मीनिंग होता है कि वाटर में एयर कंपोनेंट्स का मिक्स होना। अब वाटर में अगर ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है तो ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहते हैं उसको। जैसे कि नदी, तालाब, समुद्र, इन सब के पानी में ऑक्सीजन की कुछ न कुछ मात्रा डिजॉल्व होती है। कितनी डिजॉल्व होगी, कैसे हम उसका कैलकुलेशन करेंगे, वो सब भी इसी चैप्टर में हम लोग आगे सीखेंगे। फिलहाल इतना जाने कि ऑक्सीजन अगर वाटर में डिजॉल्व है, उसी से एक्वाटिक एनिमल्स रेस्पिरेट कर पाते हैं और अपना लाइफ सरवाइव कर पाते हैं। जब काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है तो एवरीबडी और मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अ ग्रेट हंगर फॉर कोल्ड ड्रिंक्स। गर्मी के दिनों में कोल्ड ड्रिंक्स की बहुत याद आती है, और उस कोल्ड ड्रिंक्स को जब आप पीते हो तो पीने में के वक्त आपको गले में थोड़ा सा जलन जैसा लगता है। अगर फ्रेश बॉटल कोल्ड ड्रिंक्स का खोलकर आपको दिया जाए और आप उसका एक बॉट लेते हो तो आपको गले में जो जलन लगता है, दैट इज ड्यू टू एरेटेड वाटर, क्योंकि उस सॉफ्ट ड्रिंक में वाटर इज द मेन सॉल्वेंट, बाकी तो फ्लेवरिंग एजेंट्स उसमें मिलाए जाते हैं जो उसको ऐसा कलर और टेस्ट दे, और साथ ही साथ उसमें हाई प्रेशर पर CO2 गैस डिसॉल्व किया जाता है। उसको पर्टिकुलरली एरेटेड वाटर कहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स को केमिकल भाषा में। तो वही CO2 गैस की वजह से आपको गले में जलन जैसा लगता है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, एंड हमारे डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर यूज़ होता है तो वो यही लिक्विड सॉल्यूशन है।
अब इसके बाद हम लोग अगला 3 स्टेप लें, जहां सॉल्वेंट को हम लोग ऑलवेज गैसियस रखेंगे। सॉल्यूट तीनों फेज में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड दिस इज गैस, दिस इज गैस एंड दिस इज गैस। जब सॉल्वेंट हमने गैसियस लिया है तो सॉल्यूशन भी क्या बनेगा? डेफिनेटली गैसियस होगा। अब सॉलिड इनटू गैस, गैस लार्ज अमाउंट में हो और सॉलिड उसमें स्मॉल अमाउंट में। लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल हमने लिखा है। क्या है ये एग्जाम्पल? कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर बहुत इजीली और बहुत फास्ट सबलाइम करते हैं। वन ऑफ देम इज कैम्फोर। कैम्फोर जिसको हम कपूर कहते हैं। कपूर की टिकिया आप सब ने देखी होगी, घर में रखा जाता है, ये पूजा पाठ में काम आता है। पूजा पाठ ही नहीं बल्कि कपूर जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिसाइडल एक्शन रखता है, इसलिए ये मेडिकेशन में भी घरों में काम आता है। इवन प्राकृतिक चिकित्सा में भी कपूर का काफ़ी यूज है। तो ये कपूर की टिकिया अगर आप खुले में छोड़ देते हो, इट विल टेक 2, 3 और 5 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द रूम टेम्परेचर टू गेट प्रॉपरली सबलाइम्ड। मतलब ये बहुत फास्ट सबलाइम होता है। तो कैम्फोर वेपर, ज़्यादातर आप टेक्स्ट बुक्स में देखोगे एग्जाम्पल कैम्फोर वेपर इन N2 लिखा रहता है। क्या खास बात है भाई? नाइट्रोजन गैस में ही क्यों, एयर में क्यों नहीं? या किसी और CO2 गैस हम ले लें, उसमें क्यों नहीं? उसका कारण ये है, आप जब खुली हवा में कपूर को छोड़ देते हो, सॉलिड कैम्फोर को, वो भी सबलाइम होगा। तो वो क्या बनेगा सॉल्यूशन? कैम्फोर वेपर इन एयर, वो कहलाएगा कैम्फोर वेपर इन एयर। पर हवा में, जैसे एक आप ग्लास का बना हुआ जार ले लो और उस जार को इन्वर्टेड करके रख दो। एक ग्लास जार को इन्वर्टेड करके एक टेबल पर रख दो और उस जार के अंदर हवा है और वहां पर एक 2-4 कपूर की टिकिया रख दो। आप उसको छोड़ दो 10-20 घंटे के लिए। 10-20 घंटे के बाद में क्या होगा? वहां पर कपूर की टिकिया तो आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि वो सारा सबलाइम हो चुका और अंदर के एयर में ही मिक्स हो गया है। वहां सॉल्यूशन बन चुका है, पर वहां पर कैम्फोर को आप विजुअलाइज नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर उसी जार में, जार को आपने इन्वर्टेड रखा टेबल पर, उसके अंदर जो एयर है उसको पूरा सक करके निकाल लो और उस जार के अंदर 2-4 कैम्फोर की टिकिया डाल दो, टैबलेट्स, और उसमें नाइट्रोजन गैस, जार में नाइट्रोजन गैस डाल दीजिए। नाइट्रोजन गैस थोड़ा हाई प्रेशर पर भर देने से आप क्या देखेंगे कि कैम्फोर वेपर का जो सब्लिमेशन हो रहा है, उस सॉलिड जो उसकी टिकिया, उस टिकिया के ऊपर से स्मोक जैसा निकलता हुआ दिखाई देगा। जस्ट लाइक अगर आप जाड़े के दिनों में कभी देखे होंगे ठेला पर आइस क्यूब्स, बड़े बड़े आइस क्यूब्स फैक्ट्री से निकाल कर ले जाता है, तो उस आइस क्यूब्स के ऊपर से, अपर सरफेस से आपको भाप जैसा निकलता हुआ, वेपर्स निकलता हुआ दिखाई देता है। वैसे ही कैम्फोर टैबलेट्स के सरफेस से भी आपको वेपर्स निकलता हुआ दिखाई देगा इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, बट दिस इज नॉट विजुअलाइज्ड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ एयर। इसीलिए ज़्यादातर एग्जाम्पल, चूंकि लेबोरेटरी में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस को लेना बेहतर समझा जा सकता है, क्योंकि दूसरे को हम ऑब्जर्व करा सकते हैं ये चीज़ होता हुआ। तो अच्छा, यहाँ पर एक और बात कर लें, सिर्फ कैम्फोर वेपर ही नहीं, जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे वोलाटाइल सब्सटेंसेस हैं, तो जो भी इजीली सबलाइम हो रहा है रूम टेम्परेचर पर, उसको हम ले सकते हैं और उसको किसी भी गैस के एटमॉस्फेयर में रख दें तो वो सब्सटेंस भी सबलाइम हो जाएगा और इट विल मेक अ गैसियस सॉल्यूशन। लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड इनटू गैस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमिडिटी। हम और आप जिस वायुमंडल में, जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उस एटमॉस्फेयर में
हवा के साथ क्या मिला हुआ है? वाटर पार्टिकल्स। हवा के साथ वाटर पार्टिकल्स मिले होते हैं, पर वाटर पार्टिकल्स हवा में कई रूपों में मिले होते हैं, जैसे फॉग। फॉग में भी वाटर पार्टिकल इज प्रेजेंट विथ एयर, बट उसको हम सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां वाटर पार्टिकल का जो साइज है वो साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच लाई करता है, इसलिए वो कोलाइड की कैटेगरी में आ जाएगा, न कि सॉल्यूशन की कैटेगरी में। तो मिस्ट हुआ, फॉग हुआ, जो घना कोहरा होता है, कुहासा जिसको आम भाषा में हम लोग कहते हैं, तो अगर वैसा है तो उसको हम इस कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। लेकिन जब नॉर्मल डेज में, जहां कोई फॉगी वेदर नहीं है, कोई मिस्ट नहीं है एयर में, एकदम एयर क्लीन ट्रांसपेरेंट है, तो इसका मतलब क्या एयर में वाटर पार्टिकल्स नहीं है? हैं। पर इस वक्त वो वाटर पार्टिकल इतने टाइनी मोड में होते हैं, इतने छोटे उनके पार्टिकल्स होते हैं कि उनका हर पार्टिकल का जो रेडियस होता है इट इज ऑलवेज लेस देन 1 नैनोमीटर, सो इट इज मेकिंग अ सॉल्यूशन। तो जो नॉर्मल हवा होती है उसमें जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। एंड लास्टली गैस इनटू गैस। ये तो गैस की प्रॉपर्टी में आप लोग 9-10 से ही पढ़े हैं, और आप सभी जानते हैं कि whenever any two non-reactive gases are brought in contact to each other, they have a spontaneous tendency to get mixed up, and mixture of any two gases is always not only 100%, it is 1000% homogeneous. So it has to be solution, nothing else. Gas into gas is always solution. Mind here, the two gases which you are mixing should not react to each other. That is why we can write here mixture of any two non-reactive gases. So these are the 9 types of solution. जब आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जहां मैंने बतलाया था कि कोलाइड आपको डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, वहां कोलाइड का भी हम लोग क्लासिफिकेशन इसी बेसिस पर करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड एंड डिस्पर्सन फेज पार्टिकल, और वहां भी इसी तरह से टाइप्स आएंगे, पर उसमें एक टाइप नहीं आएगा, और वो क्या है? गैस इनटू गैस। क्यों? क्योंकि गैस इनटू गैस जब भी होगा तो होमोजीनस होगा, जबकि कोलाइड कभी भी होमोजीनस नहीं हो सकता, इट हैज टू बी हेट्रोजीनस बाय नेचर। इसलिए सिर्फ गैस इनटू गैस टाइप ऑफ मिक्सिंग इज नॉट कंसिडर्ड अंडर कोलाइड, रेस्ट ऑल द 8 टाइप्स विल बी अगेन कंसिडर्ड ओवर देयर। ठीक है, तो इतना जानने के बाद हम लोगों ने सॉल्यूशन का एक ब्रीफ समरी समझ लिया है। सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन कैसे बनता है। इस चैप्टर में हम लोग स्ट्रिक्टली बाइनरी सॉल्यूशंस ही कंसीडर करेंगे, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में भी हम लोग जान गए। अब इसके बाद सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ एक खास टर्म है कंसंट्रेशन टर्म्स। मैं आपको याद दिला दूं कि 11th के फर्स्ट चैप्टर में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा था, एंड देयर वर 7 कंसंट्रेशन टर्म्स। फर्स्ट इज परसेंट मेथड,
Second is molarity. Third is molarity. Fourth is normality. Fifth is formality. Sixth is mole fraction, and seventh is parts पर मिलियन, जिसको हम लोग शॉर्ट में ppm के नाम से भी जानते हैं। ये 7 कंसंट्रेशन टर्म्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं इसमें से मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और ppm, इन 3 टर्म्स को थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन देना चाहूंगा, क्योंकि इन 3 टर्म्स की खास करके सॉल्यूशन चैप्टर में आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें मोलालिटी। इसको स्मॉल m के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। तो आप देखिए, सॉल्यूट स्मॉलर अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट में, इसलिए सॉल्यूट का जो मास होगा, वेट होगा, उसको हम लोग स्मॉल w से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट के वेट को लार्जर w से, एंड सॉल्यूट का मोलर वेट को कैपिटल M से डिनोट करेंगे। दिस M इज द मोलर वेट ऑफ solute. So मोलालिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, और ये जो W वेट ऑफ सॉल्यूट लिया गया है ग्राम में और ये भी लिया गया है ग्राम में। तो अब बताइए मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर वेट, और इसको अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट लेना है, और यहां वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है? ग्राम में है, तो इसको भी केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो फाइनली इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू छोटा w बाई बड़ा W इंटू बड़ा M। ये छोटा और बड़ा इसलिए मैं बोल रहा हूं ताकि आप समझ सकें और उससे याद रखें कि ये छोटा W और बड़ा W, छोटा M बड़ा M क्या है।
नहीं तो ऐसा हुआ कि टर्म फार्मूला हम याद कर लिए और जब वैल्यूज़ पुट करने की बात आई तो कहीं पर किसी का वेट रख रहे हैं, कहीं पर किसी का वेट, तो उस तरह से फिर मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो याद रखिए, छोटा W मतलब स्मॉलर क्वांटिटी वाला, इसका मतलब वो सॉल्यूट का वेट है। बड़ा W मतलब वो लार्जर क्वांटिटी है, इसका मतलब सॉल्वेंट का वेट है। और कैपिटल M हम लोग शुरू से ही मोलर वेट के लिए लेते आ रहे हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला की आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरा टर्म है मोल फ्रैक्शन। इसको हम लोग x के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर a प्लस बी इज इक्वल टू सॉल्यूशन हो और a का नंबर ऑफ मोल्स Na कर दें और b का नंबर ऑफ मोल्स Nb, तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रिलेशन आते हैं। पहला, XA इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb एंड XB इज इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ A हुआ और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ B। मतलब जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, न्यूमरेटर में उसके मोल्स होंगे और डिनोमिनेटर में टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द मीडियम। तो इससे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 एंड XA अपॉन XB इज इक्वल टू Na अपॉन Nb। तो इस तरह से इसकी जरूरत भी आगे पड़नी है। और थोड़ी सी बात कर लें हम लोग पार्ट्स पर मिलियन की। पार्ट्स पर मिलियन बच्चे अक्सर पढ़े होते हैं फिर भूल जाते हैं, क्योंकि उसको याद करते हैं। याद करने की बात ही नहीं है, समझने की बात है। पीपीएम कैसे निकालेंगे? तो ये टर्म खास करके डेवलप किया गया ऐसे सॉल्यूशंस के लिए जहां पर सॉल्यूट की मात्रा इतनी कम है कि प्रैक्टिकली तो हम उसको नेग्लेजिबल कह सकते हैं, मीन्स टेंड्स टू 0, पर कुछ तो है कंसंट्रेशन, चाहे वो बहुत कम कंसंट्रेशन है, टेंड्स टू 0 क्यों नहीं है, पर कुछ तो है। अब अगर उसको हम नॉर्मल कंसंट्रेशन टर्म्स में अगर एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, कर सकते हैं, मोलरिटी में भी कर सकते हैं, नॉर्मलिटी में भी कर सकते हैं, पर उसका जो रिजल्ट्स आएंगे वो क्या आएंगे? 0.00000, उसके बाद कोई डिजिट आएगा। ये थोड़ा सा ऑड लगता है। इसीलिए उतनी स्मॉल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक वैसा कंसंट्रेशन टर्म ही डेवलप कर दिया गया, और उस कंसंट्रेशन टर्म को हम यहां पर समझने जा रहे हैं। पार्ट्स पर मिलियन। एक सिंपल सी बात बताइए, परसेंटेज कभी रटना नहीं पड़ता है। जैसे किसी बच्चे से पूछा जाए कि ही कुड स्कोर 8 मार्क्स आउट ऑफ 40, तो कितना परसेंट हुआ? अरे भाई, तो टोटल मार्क्स 40 था, उसमें 8 उसने स्कोर किया है, तो जो मार्क्स स्कोर किया दैट बाय टोटल मार्क्स और इनटू कर देते हैं 100, परसेंटेज आ जाता है। उसका नाम परसेंट क्यों पड़ा? मतलब ईच 100, पर मीन्स ईच, सेंट मीन्स 100, ईच 100 पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसी तरह पर मिलियन मतलब
10 टू द पावर 6 पर कैलकुलेट करना है। 100 को हटाकर वहां 10 टू पावर 6 कर दीजिए, आ गया पर पार्ट्स पर मिलियन। सबसे पहले हम लोग ये जान लें 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6, और वी शुड बेटर राइट 1 मिलियन इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 6। इसको आम भाषा में बोलें तो 1 मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख। तो पीपीएम इज इक्वल टू क्या होगा? अगर हम वेट से चलें तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू, अगर यहां इनटू 100 कर दें तो सॉल्यूट का परसेंटेज निकल जाएगा, वेट परसेंट। लेकिन अगर इनटू 10 टू द पावर 6 कर दें तो ये बन गया सॉल्यूट का पार्ट्स पर मिलियन। कोई जरूरी नहीं कि हर बार आप वेट से ही निकालें। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब न्यूमरेटर में अगर वेट लिए हैं तो डिनोमिनेटर में भी वेट लेंगे, न्यूमरेटर में अगर वॉल्यूम लिए हैं तो डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम लेंगे, और इस तरह से आप पार्ट्स पर मिलियन निकाल लेते हैं। तो इतनी बात हम लोग आज के लिए रखते हैं। इन नेक्स्ट क्लास we will start colligative properties, and first colligative property that is relative lowering of vapor pressure, जिसमें mainly हम लोग रॉल्ड्स लॉ के बारे में जानेंगे। और रॉल्ड्स लॉ जो है वो एक डेरिवेशन है कमिंग फ्रॉम हेनरीज लॉ, तो उससे पहले हमें जानना होगा हेनरीज लॉ के बारे में। तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल फर्स्ट डिस्कस हेनरीज लॉ, देन वी विल गो टू द colligative part. So this is all for today. Thank you very much.